मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सहारनपुर में वन विभाग की टीम ने 8 दिन की मशक्कत के बाद गुलदार के शावक को पिंजरे में कैद कर लिया है। फतेहपुर थाना इलाके के बुड्ढाखेड़ा गांव के जंगल में गुलदार अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है, लेकिन उसका शावक जो है वो कैलाशपुर के वन रेंज परिसर में रखा गया। यहां कुछ दिन पहले मादा गुलदार और उसके 2 शावकों के दिखाई देने के बाद गांव वालों ने लाठी डंडों से पीट कर एक शावक को मार डाला था। शावक के पिंजरे में आने के बाद वन कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। गुलदार को पकड़ने के लिए गड़ूला के जंगल में 3 पिंजरे लगाने की तैयारियां अब हो रही है। उधर मऊ में पूर्व प्रधान के भतीजे की हत्या हुई है। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को नाराज होने के बाद आग लगा दी। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। प्रधान की हत्या केस में गवाह था भतीजा। चुनावी रंजिश में भतीजे की हत्या बताई जा रही है। हालांकि गवाही और चुनावी रंजिश ये 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं इस हत्याकांड के। चिरैया कोट के आसलपुर गांव का ये पूरा मामला है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, इस पूरे विवाद को बताइएगा और अभी की ताजा अपडेट्स क्या हैं? शायद संपर्क नहीं हो पाया, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रधान की हत्या होती है, भतीजा गवाह होता है, थोड़े दिनों बाद भतीजे की भी हत्या कर दी जाती है और ये प्रधानी जो है ये एक बहुत बड़ा कारण बनती है, यानी कि चुनावी रंजिश और गवाही। ये जो है अभी जानकारी निकल कर आ रही है। उधर आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश बबलू और हरिओम भी जख्मी हुए हैं। साथ ही एक सब इंस्पेक्टर भी मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। थाना अछनेरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 को गोली लगी है। लंबे समय से इनकी तलाश थी, लेकिन इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है आगरा पुलिस की, ये बड़ी कामयाबी। आरिफ, बताइएगा ये पूरी खबर। देखिए जीनत, ये आगरा पुलिस के लिए बहुत बड़ी और अहम कामयाबी है, क्योंकि लगातार एनकाउंटर हुआ है। देखिए 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर है आगरा में। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन है। ये 8 बदमाश थे, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। पुलिस ने इनको ऐलान भी किया कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन किसी भी बदमाश ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि सीधे बदमाशों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने भी देखी जीनत गोलियां चलाई और उसका नतीजा ये हुआ कि 2 बदमाशों को गोली लगी है और एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन है। और देखिए जीनत, बदमाशों से करीब 5-6 असला भी बरामद हुए हैं, जो वारदात के अंजाम के दौरान ये इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल पुलिस ने 8 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर गौतम बुद्ध नगर में भी एनकाउंटर हुआ है। नोएडा फेज 3 में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुरथला चौक के पास 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गोली लगी, एक बदमाश जो है वो फरार हो गया है और इनके पास से पुलिस को मोबाइल फोन, स्कूटी, तमंचा बरामद हुए हैं। कई मामलों में पुलिस को इनकी भी तलाश थी। तो ये स्कूटी उनको दिखाई दी, इन्होंने रोकने की कोशिश की गई। ये स्कूटी बड़ी गौड़ सिटी की तरफ पर हमारी परमानेंट पिकेट थी, उसको देखते हुए पुस्ता की तरफ उतर गए। इनका पीछा किया गया और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। जो अभी फायरिंग अपने आप को बचाव करते हुए पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग करी, जिसमें से इनके 3 लोग थे स्कूटी के ऊपर। 2 लोगों को गोली लगी और एक लड़का यहाँ से फरार हो गया है। अभी खेतों में आसपास घुस गया है, उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। उसको सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी मामले में आज सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं रायबरेली से कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह ने आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया है। हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह ने जितेंद्र को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के देवतुल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सोमनाथ भारती ने अभद्र टिप्पणी की थी, उसका जवाब उन्होंने स्याही फेंक कर दिया था। कांग्रेस के विधायक हूं, लेकिन एक ऐसे विशुद्ध संत और ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, इसलिए हमको मुझे भी गुस्सा आया कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि करें सदा तिनके रखवारी, जिम्मे बालक राखें महतारी। पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता की ऐसी रखवाली करते हैं, वो ऐसी व्यवस्था करते हैं जैसे माँ अपने बेटे करती है। ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर उसने टिप्पणी किया और इसने उसका जवाब दिया, इसलिए मुझे सम्मानित करना पड़ा इसको। हिंदू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी थी।
मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जो है बहुत अपशब्द और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी के लिए उन्होंने किया है, जिस पर हम लोग आक्रोशित थे। तो दो तस्वीरें आप देखिए, जब हिंदू युवा वाहिनी के नेता ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी थी, वहीं दूसरी तस्वीर में रायबरेली से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह स्याही फेंकने वाले को सम्मानित कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ भारती की अभद्र टिप्पणी आपको याद होगी, मुख्यमंत्री को लेकर और अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, और उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के नेता का खून खौलता है और वो उस प्रकरण के बाद सोमनाथ भारती पर स्याही फेंक देते हैं। और होता यह है कि फिर कांग्रेस के एक विधायक, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के एक विधायक जो हैं हिंदू युवा वाहिनी के जो नेता है उन्हें सम्मानित करते हैं। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। 24 जनवरी तक पक्षियों के आयात पर रोक रहेगी। यूपी से सटे राज्यों से आयात पर रोक है। यूपी को बर्ड फ्लू नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। के खतरे के बीच अब बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने यूपी की सीमा से लगे हुए राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए यूपी को कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया है। इसके तहत अब दूसरे राज्यों से पक्षियों के आयात पर पूरी तरह से रोक लग गई है। ये प्रतिबंध 24 जनवरी तक लागू रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य राज्यों में फैले बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 24 जनवरी तक उत्तर प्रदेश को कंट्रोल एरिया यानी नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके तहत 24 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू के केसेस कम हैं, लेकिन सीमावर्ती राज्य से पक्षियों को यहाँ लाने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवरिया से हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर जुड़े हुए हैं। शबाब, आपसे शुरुआत करते हैं, किस तरह से स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि यूपी में कम से कम जो बाकी राज्यों की स्थिति हम देख रहे हैं वो हालात ना हो? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह बर्ड फ्लू को लेकर के संक्रमण जैसे हालात ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। और चूंकि पोल्ट्री फार्म्स के ज़रिए मुर्गों के आयात निर्यात के ज़रिए एक बड़ा जो है संक्रमण का खतरा रहता है जीनत, लिहाजा सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा ऐलान किया है कि किसी भी तरीके से दूसरे ज़िलों से आने वाले पोल्ट्री फार्म्स के जो मुर्गे हैं उनको नहीं आने दिया जाएगा। पक्षियों के आयात पर जो है वो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और मुमकिन उम्मीद है कि 24 जनवरी तक ये जो रोक लगी है ये बढ़कर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जा सकती है, क्योंकि अभी चीज़ें बेहतर नहीं हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में वैसे हालात नहीं हैं जैसे दूसरे राज्यों में हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी जो है ये सारे बड़े कदम जो हैं वो राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मुर्गों के निर्यात पर रोक लगाई गई है, साथ ही साथ एक गाइडलाइन भी जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि यदि प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी तरीके के पक्षियों के मरने की खबर लोगों को भी नज़र आती है, वो भी देखते हैं, वो तो तुरंत इस नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ पर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुँचेंगे और स्थितियों को वहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल बर्ड फ्लू के बचाव के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। एक बात ये भी कल मुख्य सचिव की तरफ से मीटिंग में परसों शाम को कही गई थी कि लोग जो चिकन खाते हैं वो थोड़ा सा चिकन को ज़्यादा पका कर खाएं, इससे बर्ड फ्लू का खतरा जो होता है, जो वायरस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अध कच्चा खाना जो होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है, इसी वजह से बर्ड फ्लू के जो खतरे हैं, संक्रमण की जो शिकायतें हैं वो चिकन में, मुर्गों में पहुंच जाती हैं। तो इसी तरीके की तमाम चीज़ें हैं, बेहतर करने की उम्मीद है और मुमकिन उम्मीद है कि इस रोकथाम से कम बर्ड फ्लू बढ़ने में जो है वो रुक पाएगा। ठीक, उमा शंकर हमारे साथ हैं। उमा, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या आदेश दिए गए हैं? साथ ही लोगों के लिए भी किसी तरह की कोई हमें कहे कि कोई आदेश दिया गया है? हाँ भैया, उमा शंकर भट्ट देवरिया बोल रहा हूँ। उमा शंकर, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। फोन कट गया है।
चलिए, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। इटावा से भी हमारे सहयोगी दिनेश जुड़े हुए हैं, उमाशंकर से हम बात करेंगे। दिनेश, वहां पर किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? जिला वन प्रभागीय अधिकारी राजेश वर्मा के मुताबिक और पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉक्टर विनीत पांडे के मुताबिक यहाँ पर शासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन यहाँ किया जा रहा है। जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन हो रहा है। जिस तरीके की जानकारियाँ अब तक सामने निकल करके आई हैं, 43 के आसपास पक्षियों की मौत हो चुकी है। इसमें करीब 35 के आसपास कौवे हैं। कल 30 अकेले कौवे नावली गांव में मरे हुए मिले हैं और उसके बाद में पशुपालन विभाग और वन विभाग की टीम 5 घंटे की मशक्कत के बाद पूरा परीक्षण किया है और मरे हुए कौवों के पोस्टमार्टम के बाद में उनको दफन कराया। उनके सैंपल IVRI बरेली के लिए भेजे गए हैं। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अभी दोनों विभागों की तरफ से ऐसा कहा गया है कि इनकी मौत बर्ड फ्लू के बजाय नहीं हुई है, लेकिन आकलन ऐसा है कि सर्दी की वजह से उनकी मौत का आकलन ये दोनों विभाग के अधिकारी मान करके चल रहे हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट अभी आना बकाया है। जिस तरीके की स्थितियां यहाँ देखी जा रही हैं, लगातार एक के बाद एक पक्षियों की मौत हो रही है, इसको लेकर के लोग भी सशंकित बने हुए हैं। चंबल सेंचुरी में भी एहतियात खासी तादाद में बरती गई है और इसी तरीके की स्थितियां इटावा सफारी पार्क में भी हैं, जहां पर अधिकारी व्यापक सजग और सतर्क बने हुए हैं। ठीक, ये अच्छी बात है कि जो अधिकारी हैं वो सतर्क हैं, लेकिन हाँ, रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि ये एक नई बात आई कि पक्षियों की मौत जो कौवा का आप जिक्र कर रहे हैं वो सर्दी की वजह से हुई है। उमाशंकर, अगर अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हमें बताइएगा कि देवरिया की स्थिति क्या है? देखिए, देवरिया जनपद में अभी तक कुल 5 पक्षियों की मौत हुई है, जिसमें 3 कौवा है, 1 मकोखा है और 1 चमगादड़ है। ये 5 पक्षियों की मौत जो है बरहज कस्बे में हुई है। हालांकि इनका जो सैंपल है वो बरेली के जो इनका लैब है पशुपालन विभाग का, उसमें भेज दिया गया है और स्वास्थ्य जो पशुपालन विभाग है उसने सभी पोल्ट्री फार्म या जो पक्षी प्रेमी उनको जागरूकता का अभियान चला रहा है। DM अमित किशोर के नेतृत्व ने साफ तौर से निर्देश दिया है कि जितने भी पशु पक्षी प्रेमी हैं, जानवर प्रेमी हैं, उनको बर्ड फ्लू के बारे में बताया जाए। साथ ही जो एहतियात बरतने के शासन ने दिशा निर्देश दिए हैं उनको भी जो पशु प्रेमी है उनको बताया जाए। हालांकि इस बात की आशंका बताई जा रही है कि जनपद देवरिया में भी बर्ड फ्लू की आशंका पूरी तरह से एक माहौल बना हुआ है। जो लोग नॉनवेज के प्रेमी हैं वो लगभग इस नॉनवेज को खाना छोड़ चुके हैं, लेकिन एक दहशत का जो माहौल है देवरिया जनपद में वो बन चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 जानवरों की बरहज कस्बे 5 पक्षियों की बरहज कस्बे में जिस प्रकार से मौत हुई, उस प्रकार से निश्चित तौर से हड़कंप तो मचा ही हुआ है। जी बिल्कुल, लोगों में दहशत है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सबसे बड़ी बात ये बार बार कहा जा रहा है कि आप जो है किसी तरह से घबराइए नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपडेट्स के। 16 जनवरी को देश भर में कोरोना के खिलाफ फाइनल लड़ाई की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। लेकिन वैक्सीनेशन से पहले आसमान में बड़ी भिड़ंत होने वाली है कोरोना और वैक्सीन के बीच में। बात हो रही है मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी की। इस बार पतंगों पर सियासी चेहरों की जगह कोरोना और वैक्सीन ने ले ली है। वाराणसी में स्पेशल ऑर्डर पर यह पतंग मंगवाई जा रही है। कैसी होगी कोरोना और वैक्सीन की आसमानी भिड़ंत, ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना पर फाइनल अटैक, एक लड़ाई जमीन पर, दूसरी होगी आसमान में। सोलह जनवरी से पहले 14 जनवरी को कोरोना पर बड़े हमले की बड़ी तैयारी है। इस लड़ाई के लिए डॉक्टर्स और अस्पताल नहीं, बल्कि दुकानदार और पतंगबाज तैयार हैं। दरअसल 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की पुरानी परंपरा है। हर बार आसमानी युद्ध में सियासी चेहरे भिड़ते दिखते थे। इस बार चूंकि पूरे साल कोरोना की ही चर्चा रही, तो पतंगों पर भी कोरोना ही नजर आ रहा है, साथ ही कोरोना के दुश्मन वैक्सीन। मकर संक्रांति के अवसर पर हर बार राजनेताओं के पतंग बिका करते थे और आसमान में एक दूसरे की लड़ाई देखी जाती थी। लेकिन इस बार पतंग के बाजारों में नए किस्म के पतंग आए हुए हैं और उन पतंगों का नाम है कोरोना और वैक्सीन। आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये पतंग जो बाजार में है खासा डिमांड में है। गो कोरोना गो, तो वहीं कोरोना और वैक्सीन की सीधी टक्कर दिखाई जा रही है।
बाजारों में तैयारी पूरी है। किसी पतंग पर गो कोरोना 2021 का संदेश है तो किसी पतंग पर वैक्सीन। दुकानदार भी कह रहे हैं इन पतंगों की वजह से बाजार में डिमांड बढ़ गई है। पहले जैसे होता था कार्टून वगैरह का और पबजी वगैरह का लोग डिमांड करते, इस बार ज़्यादातर कोरोना से लेकर रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड पतंग के लोग डिमांड करें। जिस तरह मैंने ऑर्डर लगाया है, जो 3 से लेकर 7 रुपये तक की रेंज में वो पतंग आ रही है मार्केट में, उसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं तो वैक्सीन और कोरोना का पतंग की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसी पे ज़्यादा चर्चा हो रहा है। कैसी पतंगे हैं ये, क्या है इसमें? क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई है, कुछ कागज में भी बनी हुई है। काशीवासियों का कहना है कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। साल भर की परेशानी के बाद अब कोरोना से मुक्ति की वैक्सीन सामने है तो वो भी आकाश में कोरोना को काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार आसमान में भैया भिड़ंत होगा, ये कोरोना का होगा और वैक्सीन का होगा। कैसे खत्म करेंगे कोरोना को? वैक्सीन लगा के खत्म किया जाएगा। मकर संक्रांति वाले दिन, अब खास दिन है, उस दिन नहान का भी बहुत महत्व है, तो उस दिन मकर संक्रांति वाले दिन हम लोग वैक्सीन वाला पतंग उड़ा के कोरोना को मात देंगे। शहर बनारस में पतंगबाजी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। यहाँ हर साल अपने प्रतिद्वंदी को पतंगबाजी की ही चेतावनी दी जाती है। इस बार पक्ष विपक्ष सबका दुश्मन सिर्फ एक है, कोरोना। तो लड़ाई भी सिर्फ कोरोना से ही है। उनका साफ कहना है कि इस बार आसमान में पतंग का जो भिड़ंत होता है वो कोरोना और वैक्सीन से होगा, यानी कि वैक्सीन वाले पतंग से कोरोना का खात्मा करेंगे काशी की जनता, और जिसका डिमांड वाराणसी के बाजारों में खाता भी देखा जा रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। ऐसे में जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।